जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जल्दी से सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो साथी, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और खासकर हिंदी वर्णमाला से तो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हिंदी वर्णमाला की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास में बने रहिए। और हिंदी वर्णमाला की यह चौथी क्लास है और इसमें हम लोग व्यंजन की बात कर रहे हैं। और इससे पहले की क्लास में हमने अल्प प्राण, महाप्राण और घोष, आघोष, इन सब के बारे में बात किया था। आज की इस क्लास में हम व्यंजन के और भी प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज आपका व्यंजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपका हिंदी वर्णमाला जो चैप्टर है ये भी समाप्त हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बात करें साथियों तो हम क्या क्या करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्लास को लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। और हाँ साथियों, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि क्लास की PDF फाइल आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज की इस क्लास में हम लोग व्यंजन के और भी प्रकारों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा था और अल्प प्राण, महाप्राण, साघोष, आघोष, है ना, नासिक के व्यंजन, इन सभी के बारे में विस्तार से बात किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है। तो साथियों, अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, है ना, वायु को थोड़ा रोक कर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा सा रोकना पड़ता है और रोकने के बाद में कम शक्ति के साथ उसे छोड़ना पड़ता है, यानी उसका उच्चारण करना पड़ता है वर्ण का। तो इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। और ये स्वर तथा व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा रोक कर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये जो व्यंजन होते हैं ये आपके स्वर तथा व्यंजनों के बीच स्थित रहते हैं। इनकी संख्या की बात की जाए साथियों तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा, आप इसे याद रखिएगा। या, रा, ला, वा ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं, है ना। इन वर्णों को यण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यण भी कहा जाता है। इन्हें अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। तो इन्हें यण कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल और व, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इनका उच्चारण स्थान भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका या है ये तालव्य वर्ग का है। किस वर्ग का है? तालव्य वर्ग का है। और उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु, है ना। आपको तालु और मूर्धन्य में डिफरेंस, यानी उसका अंतर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप अपनी उंगली को मुंह में डालेंगे और उसे गोल गोल घुमाएंगे। जब आपकी उंगली किसी चिकने, है ना, किसी चिकने तल को टच करेगी, छुएगी, तो वह आपका तालु होगा। और जस्ट उसके आगे खुरदरा टाइप का एक स्थान होगा या खुरदरी सतह होगी, वो आपका मूर्धन्य होगा, है ना। ये आपका किस वर्ग का है? ये आपका तालव्य वर्ग का है और इसका उच्चारण स्थान तालु है। र की बात करें तो यह आपका वत्सर्य वर्ग का है। कौन से वर्ग का है? वत्सर्य वर्ग का है। अर्थात इसका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो दंत मूल या मसूड़ा
इसका उच्चारण स्थान है। क्या है? रे का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? दंतमूल या मसूड़ा, है ना। ले भी आपका वत्सरी वर्ग का है और इसका उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा है। इसे साघोष अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं। वह की बात करें तो ये दंतोष्ठ वर्ग का है, यानी दांत प्लस ओठ, है ना, दोनों से जगह से इसका उच्चारण होता है और इसका उच्चारण स्थान आपके ऊपर के दांत और निचला होठ होता है। तो वह आपका क्या है? दंतोष्ठ वर्ग का है। ठीक है, चलिए अब इसको आपको मैं एक चित्र के माध्यम से भी समझा देता हूँ, जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे, है ना। ये हमारे मुख का चित्र है और ये मुख के अंदर जो विशेष स्थानें हैं जहाँ से वह हमारी जीवा जो है टच करती है उच्चारण करते समय, तो उन सभी के बारे में बताया गया है ना। जैसे मैंने आपको बताया तालु और मूर्धन्य के बारे में, तो ये आप देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग तालु कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए ये का उच्चारण स्थान तालु दिया हुआ है और ये आपका मूर्धन्य है, तालु के जस्ट आगे है। ठीक है, यहाँ पे आपका री और टे वर्ग से का उच्चारण स्थान दिया है। ठीक, तो तालव्य जो है, तालु जो है, यहाँ से आपका ये के उच्चारण स्थान है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, ई और ई का यहाँ से उच्चारण स्थान है, श का उच्चारण स्थान यहाँ से है ना। तो सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया है। तो ये का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है ना। ठीक, रे का देख लीजिए आप, दंतमूल और मसूड़ा दोनों के जगह से, यानी वत्सर्य, है ना। रे और ले इन दोनों का उच्चारण स्थान दिया है आपको, है ना। कहाँ पे दिया है देख लीजिए, ये आपका देख लीजिए। ठीक है, ये दंतमूल है, दंत और मसूड़ा से, है ना। दंत प्लस ओष्ठ, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, है ना। वह आपके किस वर्ग का है? दंतोष्ठ वर्ग का है। इसका उच्चारण स्थान ऊपरला दांत है और निचला वाला ओठ है ना। ऊपरी दांत और निचला ओठ के स्थान से इसका उच्चारण होता है। ओष्ठई, ओठ से देखिए किसका उच्चारण होता है? ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। छोटका ऊ और बड़का ऊ, इन दोनों का उच्चारण स्थान ओठों से होता है। और आपका प वर्ग जो है इसका भी उच्चारण स्थान ओठों से होता है ना। यहाँ पे फिर ओष्ठ प्लस कंठ की बात करें, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ओठ और कंठ से हो, कंठ यानी स्वरतंत्री से हो, वो कौन से हैं आपके? ओ औ आओ, है ना। ओ औ आओ, इसका उच्चारण स्थान आपके ओठ और कंठ से होता है। हाँ, कंठ से किसका उच्चारण होता है? तो कंठ से आपका के वर्ग का उच्चारण स्थान होता है का उच्चारण स्थान होता है, ए का होता है, बड़का आ का होता है ना। छोटका बड़का यानी ए आ और अ है जो आपका विसर्ग वाला है, अ है, इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है। नासिक के व्यंजन के बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात किया था। नासिक के व्यंजन जिसकी उच्चारण स्थान कहाँ से हो? जिसका उच्चारण करते समय हवा जो है कहाँ से निकले? नाक से निकले। अंग, अण, इया, रे, न और मैं, ये आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, है ना। तो आई होप आपको इस चित्र के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। तो हमने बात किया अभी अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, है ना। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा रोका जाता है और कम शक्ति के साथ फिर छोड़ा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ल, व, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं हम अगला जो व्यंजन है, ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? तो इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। ऊष्म यानी गर्मी, जिससे गर्मी उत्पन्न हो, है ना। तो ऊष्म का अर्थ है गर्मी, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या जिनको बोलते समय वायु मुख के अंदर विशेष स्थान पर घर्षण करे अथवा रगड़ खाकर निकले, तथा आप कह सकते हैं कि गर्मी पैदा करे या गर्म हवा मुख से बाहर निकाले, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या हो? मुख के अंदर विशेष स्थानों पे घर्षण करे अथवा रगड़ खाकर निकले या गर्मी पैदा करे या गर्म हवा मुख से निकले, इस प्रकार के व्यंजन को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या साथियों 4 होती है, श, श और है ना। एक तो आपका होता है सा से
सलजम वाला से, एक आपका होता है से षटकोण वाला से, और एक आपका होता है सा से सफेरा वाला से, और एक होता है आपका हा से हल, है ना। तो ये चार आपके ऊष्म तथा संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनको बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और से जो है आपका सा से सलजम वाला, ये आपका तालव्य वर्ग का है। किस वर्ग का है? तालव्य वर्ग का, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु है। ठीक है, और आपका से षटकोण वाला से जो है ये मूर्धन्य का है। किस वर्ग का है? मूर्धन्य वर्ग का है, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है ना। मूर्धा आपके कहाँ होगा? ये तालु के जस्ट आगे होगा, है ना। जो खुरदरी सतह होती है वो आपका मूर्धा होता है, जो चिकना सतह होता है वो आपका तालव्य होता है। इसके बाद में जो से सफेरा वाला है, इसका वर्ग जो है वो वत्सर्य वर्ग का है। किस वर्ग का है? ये वत्सर्य वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान जो है दंतमूल और मसूड़ा है ना। दंतमूल और मसूड़ा से इसका उच्चारण स्थान है, ये यहाँ से इसका उच्चारण होता है। इसके बाद में आपका है से हल है, तो इसका वर्ग जो है ये स्वर तंत्रीय वर्ग का है, यानी ये स्वर तंत्री यानी कंठ से इसका उच्चारण होता है ना। कंठ या गले के भीतर ये यहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है। और साथियों, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन को हम लोग साघोष महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? साघोष महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म या उस संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनको बोलते समय वायु मुख के अंदर विशेष स्थानों पर घर्षण करे अथवा रगड़ खाकर निकले, या फिर आप कह सकते हैं कि गर्मी पैदा करे या गर्म हवा मुख से बाहर निकले, इस प्रकार के व्यंजन को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे से सलजम वाला से षटकोण वाला से सफेरा वाला से, और हा से हल वाला है। तो ये चार ये क्या होते हैं? आपके ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इन्हें भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए साहब देख लीजिए, ये रहा आपका शे। कहाँ से इसका उच्चारण स्थान है? तालव्य वर्ग का है, और तालु से इसका उच्चारण स्थान है ना। है देख लीजिए आप, ये कंठ से हो इसका उच्चारण स्थान है। किस वर्ग का है? ये कंठेय वर्ग का है ना। ये देख लिए सा से सफेरा वाला से, ये आपके दंतमूल और मसूड़ों से इसका वत्सर्य वर्ग का है, ये है ना। किस वर्ग का है? वत्सर्य वर्ग का है। दंतमूल और मसूड़े से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, और ये आपका से षटकोण वाला स, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, और ये मूर्धन्य वर्ग का है। तो साथियों, इस चित्र के माध्यम से भी आप लोग सभी प्रकार के व्यंजनों के उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं, है ना। जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया। नासिक के व्यंजन के मैंने बता दिया आपको कि इसकी जो उच्चारण करते हैं उसमें नाक से हवा निकलती है ना। और ये कौन कौन से होते हैं? अंग, अण, या, ण, न में, है ना। ये आपका नासिक के व्यंजन है। दंतमूल वत्सर्य से आपका रे लय हो गया। दंते वर्ग का आपका क्या हो गया? तय वर्ग, और से ये आपका दंते वर्ग का हो गया। दंत प्लस ओष्ठ से आपका वे हो गया, यानी ऊपर वाला दांत तो निचले वाले होठ, यहाँ से उच्चारण स्थान वे का होता है। ओष्ठीय वर्ग का यानी ओठ का हो गया आपका ऊ और पै वर्ग, है ना। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग हो गया आपका। ओठ प्लस कंठ यानी ओठ और कंठ, है ना, स्वर तंत्री और कंठ, है ना। यहाँ से जो है आपका ओ, औ और औ, ये इसका उच्चारण स्थान है। मूर्धा के बारे में मैंने आपको बताया था। मूर्धा, मूर्धन्य, यहाँ से री का उच्चारण स्थान होता है, टे वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, और से षटकोण का उच्चारण स्थान है। तालु यानी तालव्य, चिकना वाला सतह, यहाँ से आपका छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग का, ये का और से का उच्चारण स्थान है ये। कंठ प्लस तालु से आपके ए, आए का उच्चारण स्थान होता है, और कंठ से आपके कै वर्ग का, छोटा, बड़ा, अह का उच्चारण स्थान, और है का उच्चारण स्थान आपके कंठ से होता है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो से का मैंने बात किया तालव्य वर्ग का है, तो इसे हम तालव्य से भी कहते हैं, है ना। और इस से को हम लोग मूर्धन्य से भी कहते हैं, और शे को हम लोग इसे दंत से भी कहते हैं, है को हम लोग
कंठ है भी कहते हैं। तो हमने दो व्यंजनों के बारे में अभी पढ़ा। पहला पढ़ा हमने अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा अभी ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अब तीसरा व्यंजन एक और होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्या होता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो साथियों, वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उसे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ढ ढ है ना, ढ और ढ ये क्या है साथियों, उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण हैं। तो वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ क्या हो, ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, है ना। अगर आप इनका उच्चारण करेंगे, देखिए बोलिए एक बार ऐसे बोलिए ढ, तो आप देखेंगे आपका जीभ क्या है, ऊपर उठकर मूर्धा को टच करेगा और फिर तुरंत जस्ट नीचे आ जाएगा वो, है ना। तो वे व्यंजन जिनको बोलते समय क्या हो, जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, उसे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड ढ आपका इसका उदाहरण है, ठीक है। और इसका वर्ग जो है वो मूर्धन्य वर्ग का है, दोनों ही आपके मूर्धन्य वर्ग का है। ये आपका साघोष अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है और ये एक आपका साघोष महाप्राण व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके मूर्धन्य वर्ग के हैं, ठीक है। शब्दकोश में बात करें तो पहले स्वर आता है, बाद में व्यंजन का क्रम आता है। तो शब्दकोश में अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग अह स्वतंत्र रूप के प्रयोग नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र रूप के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ से पहले स्थान मिलता है। यानी जो आपका अनुस्वार और विसर्ग होता है, ये आ के साथ में इसे प्रयोग किया जाता है। इसको संयुक्त वर्णों के रूप में स्थान दिया जाता है, इसे पहले स्थान दिया जाता है। और अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अनुस्वार और विसर्ग की, अनुस्वार और विसर्ग की कि ये क्या होते हैं। तो साथियों, आयोग वह कहते हैं इन्हें जो आपका अनुस्वार अंग है और एक आपका है अह, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका साथियों आयोग वह कहलाता है, आयोग वह कहलाता है। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये आपके दोनों टाइप्स के हैं, है ना। ये स्वर के साथ भी प्रयोग होते हैं और व्यंजन के साथ भी प्रयोग होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आयोग वह कहते हैं। और आयोग वह कहलाते हैं ये अनुस्वार अंग तथा विसर्ग अह, ठीक है। तो आई होप इससे भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला व्यंजन है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है साथियों, संयुक्त का अर्थ होता है साथियों मिलना, मिलाना, है ना, मतलब मिलना या फिर मिलाना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, मिलना, अर्थात वे व्यंजन कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। क्या कहलाते हैं, वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है। क्या होता है, स्वर रहित होता है, अर्थात बिना स्वर का होता है। और दूसरा व्यंजन आपका स्वर सहित होता है, अर्थात स्वर उसमें उपस्थित होता है। इनकी कुल संख्या साथियों 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, तो ये हैं छ, त्र, ज्ञ, श्रय, छात्र, ज्ञ, श्रय, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने होते हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्षय की बात करें तो ये आपका के प्लस से प्लस अ, इससे मिलकर बना है क्षय। त्रय की बात करें तो ये आपका ते प्लस रे प्लस ए से मिलकर बना है त्रय। और ज्ञ की बात करें तो ये आपका ज प्लस इया प्लस आ से मिलकर बना है ज्ञ, है ना। तो छात्र, ज्ञ। और श्रय की बात करें तो ये स प्लस रे प्लस आ से मिलकर बना है श्रय। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करें इन व्यंजनों के उदाहरण के बारे में, तो शेर से आपका देख लीजिए अक्षर होता है, मोक्ष होता है, परीक्षा होती है, क्षमा होता है। ये आपका 6 से बनने वाले शब्द हैं। 6 आपका क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है।
त्रय की बात करें तो त्रय से कुछ शब्द बने हैं, जैसे देख सकते हैं आप, त्रिशूल, सर्कल, पत्र, गोत्र, ये इसके उदाहरण हैं। ज्ञा से आपका ज्ञानी, विज्ञान, यज्ञ, ज्ञाता, ये सभी क्या हैं, संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण हैं। ठीक है। और विश्राम हो गया, आश्रय हो गया, आश्रम हो गया, श्राप हो गया। तो इसमें जो आपका श्रय है, त्रय है, ज्ञा है, श्रय है, ये सब आपके क्या हैं साथियों, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन हैं, है ना। तो आई होप आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आया होगा। वे व्यंजन जिनका जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। इसमें पहला आपका जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं के में स्वर नहीं है, केवल इसमें हलंत का प्रयोग हुआ है। और दूसरा व्यंजन आपका स्वर सहित होता है। ठीक है। अब देखिए श में आ मिल जाएगा तो क्या हो गया, श और कै, तो क्या बन गया, छः, है ना। ठीक है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने व्यंजन के जो प्रकार थे, आपका अंतःस्थय व्यंजन, ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी आनंद आया होगा। तो साथियों इस क्लास में आप बने रहिए और पूरी क्लास को देखिए, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज की इस क्लास में हमने व्यंजन को कंप्लीट कर दिया है। तो आपका जो हिंदी वर्णमाला का चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है एकदम। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है आपका मात्रा विचार, उसको भी हम जल्दी ही एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।